और आज बात फिर बंगाल और असम के रण की। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश्वर। आज हम बात करेंगे बंगाल और असम के चुनावी संग्राम की। दोनों राज्यों में दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण में 4 जिलों की कुल 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं असम की 39 सीटों पर वोट पड़ेंगे। बंगाल में टीएमसी तो असम में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बंगाल में बीजेपी शून्य से सफर शुरू कर रही है तो असम में वो सत्ता में काबिज है और वो इसे बचाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाले 8 दलों से लड़ रही है। इस चरण के चुनाव की अहम बातें ये भी है कि बंगाल और असम दोनों जगह सीए यानी कि नागरिकता कानून चुनाव में मुद्दा है। क्या है दोनों राज्यों के और चुनावी मसले, कैसा है चुनावी परिदृश्य, इस पर एक नजर डालते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 1 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण में 4 जिलों की कुल 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पिछले चुनाव में इस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, मतलब 30 की 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन इस बार का समीकरण काफी बदला हुआ है। बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं। मतुआ समुदाय का वोट दूसरे चरण की सीटों पर काफी अहम माना जा रहा है और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सीएए का मसला सामने कर मतुआ समुदाय पर पैठ बनाई थी और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सीएए का मसला सामने कर मतुआ समुदाय पर पैठ बनाई थी और इस अंचल की 6 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी अपने इसी वोट बैंक के दम पर यहां जीत का दावा कर रही है। दूसरे चरण में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। यही नहीं, दूसरे चरण में शुभेंदु अधिकारी की साख भी दांव पर है, क्योंकि उनके गढ़ में चुनाव होने हैं। नंदीग्राम सीट जीतने के लिए ममता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसीलिए वो रविवार से नंदीग्राम में डेरा जमाए हुए हैं और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। ममता ने खुद कहा कि मैं 1 अप्रैल को वोटिंग होने तक नंदीग्राम में ही रहूंगी और वोटिंग के बाद यहां से जाऊंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर किसी तरह का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती हैं। दूसरी ओर प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम में रैली व रोड शो किया। वहीं असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की जिन 39 सीटों की वोटिंग होनी है, वहां बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस इस बार बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी असम गण परिषद के साथ उतरी है। यहां चाय बागान मजदूरों के साथ सीए का मुद्दा अहम है। असम में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व में बने 7 दलों के गठबंधन से है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अलावा कई अन्य क्षेत्रीय दल शामिल है। बदरुद्दीन अजमल को साथ लेने की वजह से भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस को लगातार निशाना बनाते रहे हैं। अजमल को बंगाली मुसलमानों का संरक्षक माना जाता है और सीमा पार बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ में सबसे ज्यादा तादाद ऐसे मुसलमानों की ही रही है। फिलहाल बदरुद्दीन अजमल ही कांग्रेस गठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। इससे बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में मदद की उम्मीद है। तो पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। 1 अप्रैल को मतदान होगा और आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो नंदीग्राम एक ऐसी हॉट सीट जिस पर यह संग्राम मचा हुआ है। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट की और पश्चिम बंगाल की भी यदि बात की जाए तो पहले जो लड़ाई थी वो मोदी और ममता की थी। लेकिन जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से नामांकन दाखिल किया, वोट की बात की, चुनाव की बात की, उसके बाद ये लड़ाई शिफ्ट हो गई ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। असम की भी हम बात करेंगे। आज बीजेपी वहां सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है।
हम इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ टीएमसी नेता फिरोज सिद्दीकी मौजूद है, हमारे साथ नवीन मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त दुबे जी जुड़ेंगे और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम सबसे पहले फरीद जी के पास में आना पाऊंगी। फरीद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फरीद जी, सबसे पहले आप ही से बात करूंगी। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हॉट सीट नंदीग्राम जिस पर सभी की नजर है, आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस नंदीग्राम पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही है, असल में गढ़ शुभेंदु अधिकारी का रहा है, अधिकारी परिवार का वहां पर कब्जा रहा है? जी हाँ, लेकिन जो भी आप कह लें, गढ़ तो ममता बनर्जी का है, पूरा बंगाल गढ़ ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी चुन चुन कर लोगों को भेजती थी किसको कहां से इलेक्शन लड़ना है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अधिकारी परिवार को वो इलाका दिया था संभालने के लिए, मगर कुछ लोग के खून में थोड़ी खराबी होती है। उन्होंने गद्दारी की ममता बनर्जी के साथ, और आज इसलिए ममता बनर्जी ने खुद ये चैलेंज स्वीकार करके उन्होंने वहां पर अधिकारी परिवार में वहां खड़े होकर ममता बनर्जी को चैलेंज किया कि यहाँ से अगर आके जीत के दिखाओ तो जाने। और ममता बनर्जी ने इस उम्र में आकर भी अपना पांव तोड़वाने के बावजूद भी उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया है और वो वहां जाके इलेक्शन लड़ रही है। और आने वाले 2 मई को आप देखेंगे कि अधिकारी परिवार का वहां से नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन फरीद जी, विश्वासघात की आप बात कर रहे हैं, तो विश्वासघात तो ममता बनर्जी ने भी किया है। जिस नंदीग्राम की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी है, जीतने के बाद नंदीग्राम एक बार भी ममता बनर्जी नहीं गई। वहीं भवानीपुर से उन्होंने आज इस बार चुनाव नहीं लड़ा, तो विश्वासघात तो दोनों ही जनता, नंदीग्राम की जनता के साथ भी और भवानीपुर की जनता के साथ भी है। देखिए, भवानीपुर की जनता में तो भवानीपुर में तो उनका घर ही है, वो यहाँ रहती हैं। रही विश्वासघात की बात ये होती है कि जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो अपने लोगों को तैयार करता है। उन्होंने वहां के लिए अधिकारी परिवार को तैयार किया था। हमने अधिकारी परिवार को 4 MP दिए, 4 चेयरमैनशिप दी, हल्दिया म्यूनसिपालिटी दी, एग्रीकल्चर मंत्रालय दिया, परिवहन मंत्रालय दिया, और ना जाने क्या क्या। घर में 4 MLA हैं, बहुत कुछ उनको दिया। तो हम उनकी निगाहों से वहां पर देखते थे, उन पर विश्वास करते थे कि तुम वहां देखोगे। वो जो हमको रिपोर्ट देते थे हम उन पर विश्वास करते थे। मगर कोई इंसान ऐसा विश्वासघाती निकल जाएगा, ये किसी को क्या मालूम था। तो बस यही है। इसलिए अब नंदीग्राम का विकास तो हुआ ही है, अब और ज्यादा विकास होगा। आप देखिएगा, सिर्फ ठीक कलकत्ता की तरह से इस बार नंदीग्राम भी चमकेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाली 2 मई का इंतजार कीजिए और आप देखिए नंदीग्राम भी देश के एक अलग रूप से पहचाना जाएगा। फरीद जी, आप कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है वो ममता बनर्जी ने वहां किया है, लेकिन नंदीग्राम सीट पर तो काबिज शुभेंदु अधिकारी थे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी हमारी सरकार में मंत्री थे जी, और मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी ने जो काम करवाया वहां पर हुआ है ना। और आज इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने तो वहां के लोगों को लूटा है। आज इनके पास क्या नहीं है, बड़े बड़े होटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं। वहां के लोगों का पैसा जो यहाँ से ममता बनर्जी देती थी, उन लोगों ने लूट लूट कर अपने घर को, अपने परिवार को बनाने का काम किया है। जो पैसा नंदीग्राम वासियों के लिए लगना चाहिए था वो पूरी तरह से लगा नहीं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। गद्दारों की वजह से हमारी ममता दीदी की आंख खुली है। बिल्कुल। नवीन जी के पास आऊंगी मैं। तमाम सवालों के जवाब जो आपने कहा है कि लूटपाट की है, जो विकास किया है वो ममता बनर्जी ने किया है, शुभेंदु अधिकारी मंत्री रहे हैं। नवीन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस अधिकारी की जीत की आप बात कर रहे हैं, असल में मंत्री तो ममता बनर्जी की रहे हैं। वो मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं आप, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की। और नमस्कार, मैं आपके क्वेश्चन को सुन नहीं पाया, एक बार बताएं फिर से। मेरा सवाल ये है कि जिस अधिकारी की जीत का दावा बीजेपी कर रही है, असल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं आप। देखिए, आपको बता दें, आज 10 साल वाम फ्रंट जाने के बाद 10 साल अगर पश्चिम बंगाल में ये सरकार अगर रही है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अधिकारी परिवार का रहा है। लेकिन जिस ढंग से 2011 में जब CPM और तृणमूल की लड़ाई थी, उसमें हजारों लोग वहां बेघर हुए, सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए, और मुख्यमंत्री के द्वारा झूठे सपने नंदीग्राम को लोगों को दिखाया गया। मुख्यमंत्री 10 साल से उस क्षेत्र में नहीं गई। एक MLA और मंत्री रहते हुए क्षेत्र का जो भी विकास किया, उस बंदे अधिकारी ने किया। मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य को जिस ढंग से विनाश के कगार पे लेके गई है, उसी ढंग से नंदीग्राम में भी विनाश का मामला था। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है विनाश वर्सेस विकास है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। हम समाज में समरसता चाहते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो,
कोई पश्चिम बंगाल में लेकिन रहने वाला नवीन जी, बैरागो तो विकास नहीं है। शुभेंदु बंगाल में अधिकारी रहने ने वाला किया हर है, आदमी लेकिन बंगाली है। मंत्री तो ममता बनर्जी के रहे हैं। वो ममता बनर्जी के द्वारा विकास हुआ है। अगर नंदीग्राम में हुआ है तो क्या बिना ममता बनर्जी के अधिकारी विकास कर पाते? अनिता जी, मैं आपको बता दूं कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा स्पेशल पैकेज की घोषणा, उस क्षेत्र के लोगों को सपना दिखाना, स्कूल के मामले में, कॉलेज के मामले में, रोड के मामले में, विकास के मामले में, डेवलपमेंट, अदर डेवलपमेंट के मामले में, एक एमएलए की जितनी हैसियत होती है एमएलए के हिसाब से वहाँ शुभेंदु अधिकारी ने किया है। मंत्री के हिसाब से जितना पढ़ पड़ा उन्होंने वहाँ विकास का किया है। यही कारण है कि आज शुभेंदु अधिकारी का विकास जो उन्होंने किया है उसको मजबूत ढंग से वहाँ की जनता ले रही है। 10 साल में शुभेंदु अधिकारी ने जो वहाँ के आम नागरिकों का, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, जो समाज के निम्न वर्ग की हमारी बहनें हैं, जो सेवा जो शुभेंदु अधिकारी ने किया है, यही कारण है कि मजबूती से हम ये दावा कर रहे हैं कि 50,000 ऊपर से ज्यादा से राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री को हम नंदीग्राम में चुनाव हराएंगे। अब आज चुनाव प्रचार बंद हो रहा है। 48 घंटे के बाद में जो है वहाँ चुनाव प्रचार इलेक्शन है, और 1 तारीख के दिन 5 बजे जब आपकी मीडिया की सर्वे आएगी, आप देख लीजिएगा ममता बनर्जी को चलिए, चुनाव प्रचार की यदि बात निकली है तो नवीन जी मैं आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन पहले फरीद जी से सवाल करूंगी। फरीद जी, अमित शाह आज चुनावी रैली कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में 4 दिन से ममता बनर्जी रुकी हुई थी नंदीग्राम में, उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बलात्कार हुआ। और फिर बात करती है ममता बनर्जी महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की सुरक्षा की। देखिए, अमित शाह जी जो बात बोलते हैं, बंगाल के लोग या हम लोग उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। इनके तो काम है झूठे इल्जाम लगाने का। अगर अमित शाह जी को कहां पर बलात्कार बंगाल में हो रहा है वो ज्यादा नजर आ जाता है। आज एक कल वीडियो में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, एक पिता अपनी 5 साल की बच्ची को कंधे पे लगाकर रोता बिलखता पार्लियामेंट के सामने खड़ा हुआ आवाज लगा रहा है, मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार हुआ है। वहां उसको कोई देखने वाला नहीं है। पार्लियामेंट के सामने में, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के सामने में, जहाँ पुलिस आके उसको उठा के लेके चली जाती है। और आज महिला को जबरन मार दिया जाता है। कल सुबह मुझे पश्चिम बंगाल में इंता थाना में, और एक स्टेटमेंट आपके मुख्यमंत्री समान मंत्रियों का नहीं आया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में हो सकता है। अमित शाह जी को वो नजर नहीं आता है। 300 से ज्यादा किसान मर गए हैं वहां पर, अमित शाह को नजर नहीं आता है। मगर यहाँ पे एक सुबह मजदूर मर जाती है तो इनके भाजपाओं को पूरा आग लग जाती है। वहाँ 300 से ज्यादा किसान 124 दिन मर चुके हैं, वो इन लोगों को नजर नहीं आता है। दरअसल इन लोगों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी, बयानबाजी और धोखाबाजी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इनका खजाना खाली है। बोलियों का जो खजाना होता है, ये लोग वो भी खाली हो गया है। ये लोग के पास दिवालियापन के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। नवीन जी, अब आपसे सवाल करूंगी। इन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाना बीजेपी जानती है, लेकिन कुछ समीकरण मैं आपको बता देती हूँ। 2016 की यदि बात करें तो 68% वोट टीएमसी को मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी मोदी की लहर होने के बावजूद भी 67% वोट ममता बनर्जी लेके गई है। फिर भी आप जीत का दावा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के जो कारनामे है ना, उसकी पोल इस बार इतनी बढ़िया है। लॉकडाउन के पीरियड में पोल खुल गया है। एक तो कोयला तस्करी था, बालू बेचना था। आपको मालूम है कि बांग्लादेश में तृणमूल कांग्रेस के नेता, इनके मंत्री, नवीन जी, बात अभी इसकी हो रही है कि 68% वोट 2016 में टीएमसी को मिले। 2019 में मोदी लहर होने के बावजूद भी 67% वोट ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी लेकर गई है। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया इस बार कि यहाँ पर कोई मोदी लहर, कोई अमित शाह लहर, कोई भाजपा लहर ना कभी था ना कभी है। हमारा जैसे कि पिछले 3 सीटों में जो वोटिंग हुआ, ठीक है नवीन जी, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिए, एक एक करके बोलिए आप लोग। नवीन जी, आपसे सवाल कर रहे हो, फिर फरीद जी आप जवाब दीजिएगा। एक राज्य को नहीं बचाया जा सकता है। ये राज्य स्वामी विवेकानंद की धरती है। ये राज्य हाजी कबीर नूरुल इस्लाम की धरती है। इसको आप एक सिस्टम से ज्यादा बदनाम करने की जो प्रेरणा मुख्यमंत्री को मिला हुआ है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कोख से जन्मा हुआ जो पाप है, उसकी पैदाइश तृणमूल कांग्रेस है। इनको घोटाले की जननी मुख्यमंत्री इस राज्य के अंदर बन गई है। आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक किसी भी पश्चिम बंगाल के कोने कोने तक ले, हमारी एक भी बहनें सुरक्षित नहीं है। इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो, उसका बेटा अगर भारतीय जनता पार्टी में का एक कार्यकर्ता हो, उसकी माँ को लोग खोजने जाते हैं। 85 साल की एक महिला को जबरन मार के, उसकी मार के पीट करके उसको ड्राइव लोग कराते हैं। आज वो महिला 50 उम्र में अगर उसकी मृत्यु होती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम में कल भी कहा था कि जो हमारी शोभा मजुमदार जी की जो कल मृत्यु हुई है, वो मरी नहीं है, वो शहीद हुई है। और उनकी शहादत पश्चिम बंगाल के राजनीति में इस बार जो है
वो चलिए नवीन जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी हम बात यहाँ पे दूसरे चरण की कर रहे हैं, आप महिलाओं पर जा रहे हैं। सवाल मैंने जरूर महिलाओं का किया था, लेकिन अभी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हेलो फिरोज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। आपसे सवाल करूंगी, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हेलो जी देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन फिरोज जी से सवाल करूंगी, उसके बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिरोज जी, आपसे सवाल कर रही हूँ, पश्चिम बंगाल और असम की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो माँ बेटा बहन कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी, और वहीं असम की यदि बात करें तो हम वहां पर बदरुद्दीन अजमल के साथ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जो बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल करिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में कोई दूसरी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, चाहे वो इंडियन मुस्लिम लीग हो, शिवसेना हो या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो। लोकल बॉडी इलेक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अलायंस किया था, पूछ लीजिए वहां आसाम के लोकल बॉडी इलेक्शन में किया था या नहीं किया था। बोडो पीपुल्स फ्रंट के साथ इन्होंने अलायंस किया था, वो छोड़ के भाग गए। तो कहाँ है हम हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं और हमको पता है कि कहाँ कितनी ताकत लगाना है और कहाँ हमको कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोहरी राजनीति, पश्चिम बंगाल में आप वामपंथियों के साथ लड़ रहे हैं, उसी असम केरल की यदि बात करें तो वहाँ वामपंथियों के खिलाफ है। देखिए, हमको भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए हमको जो भी करना होगा वो हम करेंगे, अलायंस करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन हमारी नीतियां गलत, कहीं भी दोहरी तिहरी नीति नहीं है। सीए जो है वो बंगाल में अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सीए जो है आसाम में जो है उसका नाम नहीं ले रहे हैं, और तमिलनाडु में कहने लगे वो बहुत ही खराब है, उसको तो लागू ही नहीं करेंगे। ये ऐसी दोहरी तेहरी नीति हमारी कहीं भी नहीं है पूरे राज्यों में। लेकिन फिरोज जी, सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो आरोप आप बीजेपी पर लगाते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम विभाजन बांटना जानती है बीजेपी, लेकिन अगर आज आपकी बात करें तो उस बदरुद्दीन अजमल के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ है। कभी हिंदुओं के, उन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने हिंदुओं को भी टिकट दिए हैं, क्यों दिए हैं? बदरुद्दीन अजमल का आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि कभी उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोला हो। और आज ही वो बात कर रहे हैं कि मंत्री बदरुद्दीन अजमल बनाएगा, धरती पर अगर मंत्री बनेगा तो उनकी मदद के बिना नहीं बनेगा, ये बयान दिया है बदरुद्दीन ने अभी हाल ही में। ठीक है, हर पार्टी अपनी बात कहती है, हर पार्टी कहती है, जो भी पार्टी किसी के साथ अलायंस करती है तो वो कहती है कि हमारे बगैर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो इसमें गलत क्या है? वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो भी एक पार्टी है और वो पार्टी जो है लोगों से वोट मांग रही है, उसमें क्या तकलीफ है? और लोग चुनेंगे तो वो बनेंगे, उनके लोग विधानसभा पहुंचेंगे, नहीं चुनेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल के इतिहास में कभी भी कलमा पढ़ रही है, ये इनको चंडी पाठ नहीं आता है। अरे भाई, राजनीति छोड़ो, बताओ 7 साल में क्या किया है? ये पेट्रोल क्यों 100 के पार जा रहा है? क्यों ये रसोई गैस 900 पे हो रही है? बेरोजगारी पे आपकी क्या बात है? इस पर बात करिए ना। जय श्री राम बोलना है घर में बोलिए, मंदिर में बोलिए, राजनीतिक मंच पे थोड़ी जय श्री राम बोला जाता है या अल्लाह अकबर बोला जाता है। लेकिन चुनाव से पहले राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं, ये आपको बताना चाहूंगी और आपको बड़ी अच्छे से पता होगा फिरोज जी। भाई आप ये बताइए, ये मंदिर, चंडी पाठ, ये सभी पार्टियां कर रही है, चुनाव से पहले ही याद आती है भक्ति। आज तक कभी हमने राजनीतिक मंच से ऐसी बातें की हैं क्या? अगर हम मंदिर जा रहे हैं, आप वागीशा जी आप भी अपने घर से अपने चैनल पे आती हैं, तो अगर मंदिर दिखता है तो क्या आप हाथ नहीं जोड़ती हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये चंडी पाठ और ये सब मंच पे आदतें। चले नवीन जी से सवाल करते हैं। नवीन जी कहिए। नवीन जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। जी मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल फिरोज जी कुछ कह रहे थे, आपने सुना ही होगा शायद। मैं आपको बता दूं, सिद्दीकी जी जो बोल रहे थे, कांग्रेस का एक्चुअली सिद्धांत ही रहा है दोहरे चरित्र के ऊपर में। मैंने कल भी एक नागराज और सांपराज के बारे में कहा था। वही राहुल गांधी केरला में जाकर के वहां वामपंथी को गाली दे रहे हैं और इनके अपोजिशन लीडर अधीर चौधरी चीपें के अलीमुद्दीन स्टेट का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का इतिहास ही रहा है तुष्टिकरण और संप्रदायिकता की राजनीति करना। 70 साल के अंदर में 50 सालों की सरकार में कांग्रेस ने इस देश को जो विनाश के कगार में पहुंचाया है, हिंदू मुसलमानों को जो इन देश में बांट कर सांप्रदायिकता फैलाई है, अब इस देश की जनता जो है इनको माफ करने वाली नहीं है। यही कारण है
कि हिंदुस्तान के 16-17 स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार है। चलिए नवीन जी, और कांग्रेसी कितनी भी कर ले, अब ये 2019 देखना होगा, तक- अब 2000 पश्चिम बंगाल और असम में, जहां पश्चिम बंगाल में आने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वहां असम में क्या सत्ता बचा पाती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, आपसे चाहूंगी, पश्चिम बंगाल और असम की हम बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो एक नारा चल रहा है, खेला होवे वर्सेस विकास होवे, इस नारे के बीच कहीं न कहीं ये नहीं लगता आपको कि विकास के जो मुद्दे हैं वो ओझल हो गए हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में आजादी के इन 70 सालों में जितने भी चुनावी नारे लगे हैं किसी भी दल के द्वारा, यदि उन पर अमल किया गया होता तो आज गरीबी नहीं रहती। गरीबी हटाओ का नारा चला, विकास का नारा चला, लेकिन आज भी देश मूलभूत सुविधाओं के लिए पेयजल का पानी आज घरों में नहीं पहुंच रहा। गांव-गांव में माताएं बहनें सिर पर पानी लेके धो रही हैं। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, इतनी महंगी है कि गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। चिकित्सा इतनी महंगी होती जा रही है कि आम आदमी को इलाज कराने के लिए अपना घर जमीन बेचना पड़ता है। तो बुनियादी समस्याओं से ही अभी देश के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन चुनाव आते हैं और फिर लोगों ने वादे किए जाते हैं और फिर वोट ली जाती है, सरकारें बनाई जाती हैं। ये चक्र चल रहा है पिछले 70-75 सालों से। अब इस चक्र को तोड़ना चाहिए। जनता जनार्दन जागरूक है, कौन कितनी बात करता है और उसके बाद कितना अमल करता है सरकार में आने के बाद, इसको तोलना होगा। छोटे मोटे नारों पे, मुद्दों पे, स्वार्थों पे वोट नहीं करना चाहिए। मतदाता को समझ जाना चाहिए, नहीं तो कभी शराब पर, कभी पैसे पर वोट चले जाते हैं, कभी प्याज पर वोट चले जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जागरूकता लाने की देश में है मतदाताओं को, और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि आखिर राजनीतिक दल कब तक ये नारे बदल बदल के वोट लेते रहेंगे। जी। अब समय आ गया है जब जो कहा जाए उस पर अमल किया जाए, और वो ही कहा जाए जिस पे आप सरकार में आने के बाद अमल करते हैं। बिल्कुल देवदत्त जी, परिवर्तन होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की भी हमने बात की, तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन और विकास होना चाहिए, जो मेन मुद्दा है। फरीद जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी को हार का डर है, इसलिए वे नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। बनर्जी को जीत का पूरा यकीन है, इसलिए वो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ रही है। अदरवाइज हमारे लिए भवानीपुर क्या बुरा था। ममता बनर्जी अपना घर छोड़कर एक गांव में, ग्राम में जाके इलेक्शन लड़ रही है, पूरा अपना घर संसार सब कुछ छोड़कर, जो इतनी कड़ी धूप में 40-42 डिग्री सेल्सियस में रास्ते में घूम रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। और जिसका शुभेंदु अधिकारी और पूरी भाजपाई लोगों को इतना डर हो गया है कि आज उन्होंने स्पेशली अमित शाह जी को वहां बुलाकर उनसे रोड शो करवा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, नवीन जी हमारे अच्छे मित्र जो कुछ देर पहले बता रहे थे, शोभा मजुमदार जो माता श्री का कल देहांत हो गया, उनके बारे में, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वहां पर नॉर्थ दमदम में ये इलाका है, और नॉर्थ दमदम में एक कैंडिडेट है इनकी अपर्णा मजुमदार जी, वो वहां से इलेक्शन लड़ रही है। वो डॉक्टर हैं। जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो कैंडिडेट है, वो अपने पैड पे, कैंडिडेट के पैड पर उनको डेथ सर्टिफिकेट लिख रहा है, वही साइन कर रहा है। इनको क्या प्रॉब्लम था? अब आप बताइए कि तुम्हारा कार्यकर्ता है, तुम ही सर्टिफिकेट दे रहे हो, तुम्हें जो समझ में आएगा तुम लिख के दे दोगे। और दूसरी बात, जो इंक्वायरी की बात चल रही थी, अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले एक बहुत हल्ला किया था कि एक इनके कार्यकर्ता को दीन हट्टा कूच बिहार में टीएमसी वाले लोगों ने मार दिया है फांसी देकर जी। इलेक्शन कमीशन ने जांच करवाई, जांच की कल रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये आई है कि वो इनका बहुत पुराना कार्यकर्ता था, उसको टिकट नहीं मिला। कुछ नए लोग जो शामिल हो गए उनको टिकट दिया है, वो पुराना कार्यकर्ता था, उसको। तो फरीद जी, आपसी कलह बता रहे हैं आप, बीजेपी की आपसी कलह बता रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये लोग कल तक जो चिल्ला कर कह रहे थे कि टीएमसी वाले लोगों ने इसे मार दिया है, दरअसल उसने खुद आत्महत्या की है और इन्हीं लोगों ने उसको उकसाया है। इन लोगों ने उसको टिकट नहीं दिया है, इसलिए उसने लेकिन फरीद जी हम ये जो शोभा मजुमदार की जो बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, तो फिर जांच की बात आपने क्यों नहीं करवाई? नवीन जी दीन हट्टा वाला केस याद कीजिए, कल इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। कब तक आप लोग झूठ चिल्लाइएगा? सच्चाई का सामना कीजिए। नवीन जी, राजनीति करनी है, राजनीति सिर्फ इल्जामों का काम नहीं है, राजनीति कुछ सच्चाई बयान करने का काम भी है। जनता के बीच सच्चाइयां भी पहुंचे, इसका काम भी है। जनता को हम झूठे वादों से, झूठ चीजों से खाली बता के उनसे वोट लेना मेरा काम नहीं होता है।
राजनीति चलिए, का भी आप कुछ लोग धर्म होता मुद्दों है। से भटक गए हैं। हम दूसरे चरण की बात कर रहे थे, लेकिन देवदत्त जी क्या लगता है ये जो महिलाओं को लेकर जो बात हुई थी, शोभा मजुमदार की अचानक निधन हो जाना, फिर बीजेपी का आरोप लगाना, फिर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी जांच करवाए अगर ऐसा कुछ है तो, क्या लगता है दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला है, शोभा मजुमदार के निधन के बाद क्या नुकसान हो सकता है टीएमसी को, या फिर बीजेपी को कोई फायदा मिल सकता है? क्योंकि दूसरे चरण के पहले ही अचानक इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में असर तो डाल रहा है। बिल्कुल, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला पश्चिम बंगाल का है और उसमें एक एक वोट के लिए दांव पेच हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, एक बहुत बड़ी घटना हुई है और इसको अब कैसा इसका असर होता है, मतदाताओं में क्या संदेश जाता है, ये इस चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा और बहुत ज्यादा प्रभावित भी कर सकता है। क्योंकि अपना देश ऐसा है कि कई बार सहानुभूति पे चुनाव लड़े गए, जीते गए, रिकॉर्ड मतों से जीते गए, लेकिन उसका बस ये है कि आप संदेश कैसा जाता है, कौन उसमें दोषी की नजर से ठहराया जाता है, कौन पॉजिटिव दृष्टि से देखा जाएगा, टीएमसी या बीजेपी, ये वहाँ के मतदाता इस घटना को किस प्रकार एक्सेप्ट करते हैं, उसी के आधार पर ये रुझान तय होगा। लेकिन जिस तरीके से संघर्ष पश्चिम बंगाल में चल रहा है, लड़ाई झगड़े, मारपीट और आरोप प्रत्यारोप, वो लोकतंत्र में ऐसी चीजों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आराम से अपना वोट मांगना चाहिए, अपने भाषण दो, अपने घोषणा पत्र जारी करो। लेकिन अब तो चुनाव एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है जी, जहाँ एनी हाउ हमें जीत चाहिए। एन कैन बिल्कुल देवदत्त जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। युद्ध में परिवर्तन हो गया है, विकास की बातें तो बची ही नहीं है, अब युद्ध हो गया है। और पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो नंदीग्राम एक कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। मतलब ये है कि नंदीग्राम अगर जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री या तो बीजेपी का बन जाएगा या फिर तृणमूल कांग्रेस का बन जाएगा। तो फिलहाल समय की बहुत कमी है, मैं चारों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो हम पश्चिम बंगाल और असम की आज बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो नंदीग्राम एक ऐसी हॉट सीट है जिसके जरिए कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति तय होगी। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नंदीग्राम एक ऐसी सीट, एक ऐसी हॉट सीट है जो कहीं न कहीं तय करेगी। कुरुक्षेत्र का मैदान नंदीग्राम बन गया है। शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी के बीच ये लड़ाई शिफ्ट हो गई है, जो पहले मोदी वर्सेस ममता की थी। नंदीग्राम से जैसे ही नामांकन ममता बनर्जी ने दाखिल किया, उसके बाद ये लड़ाई पूरी तरह से ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की हो गई है। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। वहीं 4 दिन से नंदीग्राम में ममता बनर्जी है। लेकिन दूसरे चरण के जब मतदान होंगे कल, तब 30 सीटों पर कौन काबिज होगा, ये सवाल बड़ा है। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि इन 30 सीटों पर कौन काबिज होगा। और सबसे हॉट सीट इन 30 सीटों में वो है नंदीग्राम की, जिससे शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल ये देखना होगा कि कल जब मतदान होता है कितने प्रतिशत वोटिंग होती है, क्योंकि पहले चरण में 80% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में क्या कुछ होता है कल, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही।